हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। देखिए, लेक्चर नंबर 10 होगा ये। जो मॉडर्न हिस्ट्री की शॉर्ट नोट सीरीज चल रही है ना, इसका लेक्चर नंबर 10 है। आज के इस वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हमारे ऊपर 1773 से 1833 तक रहा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने क्या देखा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। मैसूर पर जो मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान हैदर अली पढ़ लिया आपने। मराठाओं के साथ जो युद्ध हुए थे वो आपने पूरा पढ़ लिया। महाराष्ट्र वाला इलाका इनके हाथ में आ गया। इसके पहले सिख साम्राज्य पढ़ा, वो भी आपने अच्छे से पढ़ लिया कि किस तरीके से महाराजा दलीप सिंह आखिरी सिख साम्राज्य के शासक थे, उन पर भी जीत हासिल कर ली। तो अब बंगाल पर जब अधिकार हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1665 में हुई। 1665 से 1773 तक मनमानी करती रही बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पहली बार कंट्रोल किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 में। एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये कानून बनाया गया था। ये कानून स्पेशली बनाया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ऊपर रूल कर रही है, इसको कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए। क्योंकि देखा गया 1765 से 1773 में उसने मनमानी अपनी की, और देखा गया कि जो कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी, और ब्रिटिश सरकार से उसने लोन के लिए भी सिफारिश कर रखी थी। तो इस कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। बंगाल में एक नई पोस्ट लाई गई। इससे पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, अब एक नई पोस्ट आई, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बेसिकली हमें इस टॉपिक में, इस वीडियो में पढ़ना क्या है? 1773 से 1833 तक बंगाल के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, और 1773 से 1833 के बीच में क्या महत्वपूर्ण काम हुए वो हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 1773 से 1833 के बीच जो इम्पोर्टेंट कानून है, जो अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पेश किए गए हैं, और उसी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश का शासन चलाना था। आप समझ पा रहे क्या हो रहा? 1773 से 1833 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही है, लेकिन किसके इशारों पर नाच रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ब्रिटिश पार्लियामेंट समय समय पर कानून बनाती थी, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर्ड एक्ट कहा जा रहा है। इसी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करना था, वही हम देखते हैं। तो चलिए, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हालांकि 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, और पहले मुख्य न्यायाधीश जो वहां थे, एलिजा इम्पे उनका नाम था। और इसी एक्ट के माध्यम से कर्मचारियों का जो निजी व्यापार वो कर रहे थे ना, जिसके कारण कंपनी देख रहे हैं घाटे में जा रही थी, लेकिन जो कर्मचारी थे वो खुद बहुत मुनाफे में जा रहे थे, वो अमीर होते जा रहे थे, कंपनी बैंकरप्ट होती जा रही थी। इसी कारण से कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद कर दिया गया, और वो जो उपहार लेते थे हमारे भारतीयों से, जो हमारे भारत के अंदर जो बहुत अमीर वर्ग था, वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए, अंग्रेज अधिकारियों को खुश करने के लिए उपहार दे दिया करता था। उपहार उसे आप कहें या करप्शन कहें या घुस कहें, तो वो सब बंद कर दिया गया। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1773 में देखा गया कुछ कमियां, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा इसमें कुछ कमियां हैं। उसी कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट ला दिया गया, इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जा रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट्स थे। इन्होंने ही इस बिल को पेश किया था, इस विधेयक को ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया था, और एक कानून बन गया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इससे पहले आपने क्या देखा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो व्यापार था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो टीम थी 24 लोगों की, वो संभाल रही थी। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन करने लग गई 1765 से 1784 तक, इस दौरान तो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ही शासन भी संभाला और व्यापार भी संभाला। लेकिन 1784 में व्यापार करने का अधिकार तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, लेकिन भारत में जो राजनीति करनी है,
भारत में प्रशासन करना है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक नई टीम बनाई गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। 6 लोगों की टीम थी। अब इन्हीं 6 लोगों के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही है भारत के शासन को, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं ये कहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जा रहे एक तरीके से, ठीक है। कार्यकारी परिषद जो थी इनकी संख्या 3 कर दी गई। हालांकि इससे पहले मैंने बताया नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है और इन्हीं की सहायता के लिए 4 लोगों की एक टीम बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। जैसे प्रधानमंत्री है उनकी कैबिनेट है, उसी टाइप का आप सोच सकते हैं। और कार्यकारी परिषद की संख्या यहां पर 1 कम कर दी गई। अब कितनी हो गई? 3 हो गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो संख्या है वो 3 हो गई और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी कमांडर इन चीफ, जो सेनाध्यक्ष हैं, कमांडर इन चीफ। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ना वो 20 सालों के लिए था, तो 20 साल खत्म हो गए तो दोबारा से एक चार्टर एक्ट पेश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और 20 सालों का कार्यकाल और बढ़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका कार्यकाल? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए और भारत पर शासन करने का अधिकार 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया, क्योंकि भारत पे मोनोपोली है। अभी तक भारतीय व्यापार पर पूरी मोनोपोली है, एक अधिकार है। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड से इंडिया नहीं आ सकती थी भारत में व्यापार करने के लिए। अब तक देख लीजिए, ये पहली बार बदलेगा 1813 में आगे चलकर। तो 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया और 20 सालों के लिए कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार है, हमारे ऊपर प्रशासन करने का अधिकार है, 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बढ़ाया, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं इन सब का वेतन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, भारतीय कोष जो भारत का खजाना है वहां से दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, ये निश्चित कर दिया गया। अब 20 साल खत्म हो गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ओपोजिशन की तरफ से आवाजें उठ रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार तो खत्म कीजिए भैया, मोनोपोली तो खत्म कीजिए। दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी जो कंपनियां हैं इंग्लैंड की, उनको भी मौका दीजिए, वो भारत में जाकर व्यापार करें। तो 1813 का चार्टर एक्ट पास होता है। इसमें चाय के व्यापार को छोड़कर, भारत के अंदर चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापार में मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी। मतलब अब इंग्लैंड से कोई भी कंपनी जाकर इंडिया में व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय के व्यापार पर अभी भी मोनोपोली बनी हुई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके अलावा चीन के साथ, चाइना के साथ व्यापार करने की मोनोपोली इस 1813 के एक्ट के तहत बनी रही। और ये 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट, जो भी इसमें अधिनियम, जो भी सिस्टम लाया गया है, ये अगले 20 सालों के लिए था। और धर्म प्रचारकों को, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे उनको इंग्लैंड से इंडिया में आने की अनुमति मिल गई और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई इंडिया में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस अधिनियम की, पहली बार भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए शिक्षा के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि जो भी वो इंडियन रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से स्पेशल 1 लाख रुपए जो है वो भारतीय शिक्षा के लिए खर्च किए जाए। ऐसा पहली बार किया गया 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो ये कब से कब तक था ये एक्ट? ये 1833 तक बना रहा, ये एक्ट 1833 तक रहा। अब आगे चलकर 1833 से जब 1858 का आप पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अगले वीडियो में, तब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे 1833 के बारे में। अब इस दौरान मतलब कहने का भाव ये है कि भैया 1773 से 1833 तक जितने भी चार्टर्ड एक्ट आए वो आपने पढ़ लिए। अब इस दौरान जो हमारे अंदर, हमारे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, जो सबसे बड़ा अधिकारी था जिसे गवर्नर जनरल कहा जा रहा था, वो कौन कौन थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको गवर्नर जनरल कौन आया, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये आया तो था 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर, क्योंकि इससे पहले गवर्नर नाम की पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के टाइम पीरियड पर आया और अब इस पोस्ट को गवर्नर जनरल कह दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, याद रखिए बंगाल का गवर्नर जनरल है ये, भारत का नहीं। 1833 का जब एक्ट आएगा तो वहां पर भारत का गवर्नर जनरल
की पोस्ट आएगी, क्योंकि उस समय तक पूरे भारत पर लगभग लगभग कब्जा कई इलाकों पर कर लिया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध मैंने पढ़ाया डिटेल में आपको, मराठा साम्राज्य जो बता रहा था 1775 से 1782 तक, तो ये वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही चला। वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, ये भी वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर चला। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यही है कि इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, टीपू सुल्तान, उसने यहाँ पर बागडोर संभाली। 1781 में कलकत्ता के अंदर पहले मदरसा की स्थापना हुई इस वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर, मुस्लिम शिक्षा के लिए। तो ये वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1782 से 1785। इसी के टाइम पीरियड पर पिट्स इंडिया एक्ट भी आ गया था। इतनी बातें आप क्लियर हो गई। उसके बाद लॉर्ड अर्ल कार्नवालिस आया 1786 से 1793 तक, ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। देखिए, मैं पढ़ाने का तरीका जो है मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, कौन कौन से एक्ट आए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और भारत में कौन सा गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था वो भी बता रहा हूँ। ये कार्नवालिस के टाइम पीरियड पर ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो तरीका है जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए थे वो अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। इसमें एक जमींदार को जमीन दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अब जो टैक्स लेना था, जो रेवेन्यू इकट्ठा करना था, वो जमींदार की जो है प्रॉब्लम थी, जमींदार को ही अधिकार दे दिया गया था। जितना भी जमींदार टैक्स वसूल रहा है उसका 1/11 हिस्सा जमींदार खुद ले लेगा और 10/11वां हिस्सा कंपनी को दे देगा। मतलब कुछ जमीन जो है वो किसी जमींदार को दे दी है। अब ये फिक्स हो गया कि हाँ इस जमीन पे इतना रेवेन्यू मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपये ही इस 100 रुपये रेवेन्यू इस जमीन पर एक साल में इकट्ठा होता है, तब उसका 10/11वां हिस्सा कंपनी को मिलेगा और 1/11वां हिस्सा जमींदार ले लेगा। इसमें हो क्या रहा था, जमींदार बहुत ही करप्शन कर रहे थे। जैसे अंग्रेजों ने बोला है कि भैया ये इस जमीन से, इस पूरी जमीन से 100 रुपया ही रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, तो जमींदार क्या करते थे, हमारे किसानों को प्रताड़ित कर कर उन पर अत्याचार करके 100 रुपये की जगह और पैसे इकट्ठा कर ले रहे हैं, 200 रुपये इकट्ठा कर ले हैं, तो बाकी जो 100 रुपये है उनकी जेब में जा रहा है और 1/11वां हिस्सा ये भी उनको मिल रहा है। ठीक है। तो सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1798 से 1805 ईस्वी तक ये लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। जब बात आती है कि अंग्रेजों ने जब भारत में पूरा अपना साम्राज्य विस्तार किया, कुछ ऐसे उदाहरण बता दीजिए, कुछ ऐसे काम बता दीजिए जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर पूरा अधिकार किया। उसमें से एक सहायक संधि जरूर होगी। मतलब कुछ ऐसे इवेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो कि जिससे इनका साम्राज्य बहुत विस्तार हो गया हो, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली नाम जरूर आएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद व्यपगत का सिद्धांत भी आप पढ़ेंगे। एक चैप्टर अलग है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां, उसमें ये टॉपिक दोबारा से आएगा, सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत, वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ही था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली ही था। इसके बाद जॉर्ज बार्लो आया, 1805 से 1807 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसी के टाइम पीरियड पर 1806 में विल्लोर विद्रोह हुआ जिसमें कई सारे अंग्रेज मारे गए थे, अंग्रेज सैनिक कई सारे मारे गए थे। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी ना, सिख साम्राज्य के बहुत महान शासक महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ही था। लॉर्ड मिंटो ने ही चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था और अमृतसर की संधि पर चार्ल्स मेटकाफ के ही साइन थे। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं।
इन्हीं के टाइम पीरियड पर मराठा साम्राज्य का अंतिम युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, जिसमें पेशवाशिप समाप्त कर दी जाती है, पेशवा पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। 1818 में ये युद्ध होता है, आप सभी को पता ही है। तो ये अंतिम मराठा युद्ध था और इसके बाद पेशवा साम्राज्य समाप्त होता है, मराठा साम्राज्य समाप्त होता है, अंग्रेजों का यहाँ अधिकार हो जाता है। ये सब बता चुके हैं हम। उसके बाद लॉर्ड एम्हर्स्ट, ये 1823 से 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ, 1824 से 1826। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह भी हो गया था। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1835 के बीच में, 1833 1833 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आए बंगाल के, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1833 से 1858 तक जो टाइम पीरियड चला, इस दौरान कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल आ जाएंगे, इसलिए वो अलग वीडियो में बताऊंगा। फिर 1858 से 1947 तक की कहानी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था जिसने सहायक संधि की शुरुआत की थी, ये सहायक संधि थी क्या, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि बाद में डिटेल में आपको पढ़ना ही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों के बीच में हुई संधि थी। इसमें क्या हो रहा था कि जो भी देसी रियासत सहायक संधि अपना लेता था, उस देसी रियासत को ये कंपलसरी हो जाता था कि ब्रिटेन की सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अपने दरबार में वो रखे, उसका खर्चा वो राजा ही उठाए, और एक अधिकारी को अपने दरबार के अंदर जो प्रजा लोग बैठे होते हैं, अधिकारी बैठे होते हैं उनमें वो अंग्रेज अधिकारी भी बैठेगा। और जो विदेशी मामले हैं, मतलब किसी दूसरी देशी रियासत से युद्ध लड़ना है कि नहीं, वो सारा कंट्रोल अंग्रेज कर लेंगे। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको शुरू किया था, इससे अंग्रेजों का बहुत लाभ हुआ। हालांकि सबसे पहले जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, इसने सहायक संधि अपनाई थी इंडिया में, लेकिन बहुत व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर यूज करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। सबसे पहले किस देसी रियासत ने अंग्रेजों की सहायक संधि अपनाई थी, वो हैदराबाद के निजाम थे। 1798 में इन्होंने हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि अपनाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर मैसूर ने अपनाई 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तंजौर ने फिर अपनाई, अवध, फिर पेशवा 1802 में पेशवा ने अपनाई। ठीक है, बाजीराव सेकंड जिनका नाम था। फिर बराड़ के भोंसले, ये भोंसले वही हैं जो छत्रपति शिवाजी के ही वंशज हैं। फिर उसके बाद सिंधिया, ये भी मराठा साम्राज्य के ही एक जो है हिस्सा है। तो ये आपको मैंने आज 1773 से 1833 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत पर शासन रहा, वो मैंने आपको बताया। तो इसके जो क्लास नोट्स हैं, डिटेल क्लास नोट्स हैं, वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या 7888774245 पर आप डायरेक्ट नोट्स पा सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप करके हमको। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।